हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट में आप लोग अगर हिंदी पेडागोजी को ऑप्ट करते हैं तो आज के जो हम लोग पीवाईक्यूज की सीरीज में बात करेंगे वो हम करेंगे 15 दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग को पता है कि यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश, पद्यांश और इसके साथ साथ आप लोगों को हिंदी पेडागोजी से भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 91 से 120 क्वेश्चंस को हम लोग को डिस्कस करना है। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 91 प्रश्न से। यानी कि सबसे पहले आप लोगों के सामने एक गद्यांश दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको ना आपको सॉल्व करना है। गद्यांश को सॉल्व करने का अपना एक तरीका है। आप लोग चाहे प्रश्न पहले गद्यांश पढ़ लीजिए फिर प्रश्नों पे चलिए, या पहले प्रश्नों को देखिए फिर गद्यांश पढ़िए। हर एक बच्चे का अपना वे है, तो आप लोग को जिस तरीके से अच्छा लगे या जैसे आप जल्दी सॉल्व कर पाए आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को यानी कि सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए, यानी कि चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को रीड कर लेते हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञामंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा ये सभी क्या है, हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप लोग के सामने एक गद्यांश आप लोग को दिया गया है। बेसिकली आत्मनिर्भरता, आत्म मर्यादा, आत्म संस्कार की यहाँ पर बात की गई है। अब चलिए इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है, तो बताइए। कोमलता है, उत्साह है, मानसिक स्वतंत्रता है, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मानसिक स्वतंत्रता इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गद्यांश में कहा गया है क्या कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है। ठीक है, तो थर्ड विकल्प बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण जो है होना चाहिए, तो बताइए। आत्मनिर्भरता, समालोचनात्मकता, रचनात्मकता, सकारात्मकता। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट यानी कि आत्मनिर्भरता। आपको पता है कि आप लोगों ने गद्यांश में यही पढ़ रहे थे क्या, कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है, बताइए। युवाओं से कैसा कहा गया है कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो दूसरों पर अधिकार जताने का, अपनी महत्ता को दर्शाने का, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने का, या फिर छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। तो यही करेक्ट ऑप्शन है आपका, यानी कि फोर्थ। कहा गया है ना कि बड़ों का सम्मान करो और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। ठीक है, आगे देखिए। दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है, बताइए। किस परिणाम की, विद्रोह, क्षीण संकल्प, उच्च विचार, या फिर तीव्र बुद्धि। दब्बूपन मतलब क्षीण संकल्प की बात की गई है। आगे देखिए 95 प्रश्न को। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण जो है आवश्यक माने गए हैं, ईमानदारी व करुणा, अनुशासन व सहृदयता, उत्साह व श्रद्धा, वीरता व नियमितता। तो सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो थर्ड, यानी कि उत्साह और श्रद्धा की बात की गई है ना, कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपको उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा ये सभी जो है ये आपके चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। आगे देखिए। संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, मतलब आप लोग के ना हर एक पद्यांश गद्यांश में ना आपको व्याकरण से 1 से 2, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग व्याकरण को भी जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो संस्कार का अगर मैं विशेषण बनेगा, क्या बनेगा, संस्कारी, संस्कारता, संस्कारित, या फिर संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कारी। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा, ई जो है वो प्रत्यय लगाया संस्कार में, तो क्या बन जाता है, संस्कारी। ठीक है, आगे देखिए। परम आवश्यक यानी कि इसका संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा। परम आवश्यक, परम आवश्यक, परम आवश्यक, या फिर परम आवश्यक। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो फोर्थ हो जाएगा, यानी कि
आ और आप देखेंगे आ, इन दोनों को मिला के आपकी क्या हो जाएगा, आ के साथ यानी कि दीर्घ संधि आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? ता प्रत्यय आप किसमें लगाते हैं? देखिए कहाँ लगा हुआ है, जीवनता, आवश्यकता, प्रज्ञाता, सम्मानता। मैंने इसलिए ता के साथ जोड़ के पढ़ा क्योंकि ता प्रत्यय आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या इसका सही उत्तर है, क्या आपको देखने को मिलता है? तो आवश्यक के साथ मिलता है ना, आवश्यक प्लस त यानी कि आवश्यकता कौन सा बनता है, तो ये भाववाचक संज्ञा आपका बनता है, इसलिए यहाँ पर यही करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने क्या देखा, गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को देखा है ना। अब देखिए मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है, बताइए सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन, स्वावलंबी जीवन या फिर सार्थक जीवन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सदाचारी जीवन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए जीना। ठीक है, यानी कि सदाचारी जीवन। आगे देखिए, अभी तक आप लोगों ने गद्यांश से प्रश्नों को देखा, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, पद्यांश को देखेंगे, यानी कि कविता हम लोग रीड करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा, जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कंठचंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये आपकी एक कविता यानी कि पद्यांश है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका, किसके चित्रण की बात नहीं की गई है, झरनों की, अपने क्रोध की, या फिर चंदन के वृक्षों के, या फिर पूर्वजों की। तो अगर मैं पद्यांश को देखते हुए कहूं तो चंदन के वृक्ष इनकी बात है ना, क्योंकि कविता में कहा गया है क्या कि बचपन के घर के सामने छूट गए कंठचंदन और बकौली के पेड़। ठीक है, यानी कि वह क्या कह रहा है कि इन्हें कविता में नहीं लाया जा सका। ठीक है, तो चंदन के वृक्षों की बात है। तो रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, किस प्रकार का है, कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती, कविता में आलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, या फिर कविता में सुलभ्य का चित्रण हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यह भी क्या है, एक मोहक भ्रम है। कविता में कहा गया है, लिखा गया है कि जो भी कुछ बचा पाती है, यानी कि कवि को यह भ्रम है कि कविता में जो भी कुछ बचा पाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है, बताइए उल्लास का, दुर्गंध पूर्ण नालियों का, जलप्रपात का, या फिर क्रोध का। तो किसकी बात की जा रही है, तो थर्ड की, यानी कि जलप्रपात की बात की जा रही है। कविता में कवि ने अपने पास नहीं था, क्या बोला, उसे लाने का प्रयास किया, किसको, जलप्रपात, देवता, पूर्वज, इन्हें कविता में लाता रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया, किसी प्रकार का भ्रम, अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं, या जो स्वयं के पास नहीं था। तो क्या यही करेक्ट है, यानी कि जो स्वयं के पास नहीं था उसी की ही बात की गई है, यानी कि कविता का शीर्षक ही यही है। ठीक है, कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय, क्या कहना चाह रहा है कि कविता जरूर भारी हो जाएगी, मतलब कविता में अपने शब्दों की संख्या की बात कर रहा है कि बहुत भारी हो जाएंगे, या कविता के जो भाव है उसकी गंभीरता होना, या लास्ट देखिए कविता का क्लिष्ट होना, या फिर कविता का आरुचिकर होना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड जो है वही करेक्ट है, यानी कि कविता में जो भाव है, हमेशा आप कविता को रीड करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो उसके भावों पर फोकस कीजिए, है ना, तभी आप लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कविता में जो है भारी का होना क्या मतलब है कि कविता के जो गहरे गंभीर भाव का आना, ना कि उनके शब्दों की बात यहाँ पर की जा रही है। आखिरी प्रश्न देखिए, जल प्रपात का सामासिक विग्रह पूछा गया, यानी कि जल में प्रपात, जल का प्रपात, जल से प्रपात, या जल पर प्रपात। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जल का प्रपात देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समास आपने पढ़ा है ना, उसकी जो षष्ठी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, उसमें आपको देखने को मिलता है ना, तो वही जो है जल और प्रपात के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है, इसलिए जल का
प्रपात। ठीक है, अभी तक हमने गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को देखा। अब हम लोग किसको देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी यानी कि भाषा शिक्षण के प्रश्नों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब रीड करिए इसको ध्यान से। भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात करी गई है कि के बारे में कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है, तो बताइए। भाषा अधिगम केवल भाषा की पुस्तकों के पठन के माध्यम से ही होता है क्या? सिर्फ बुक्स को पढ़ा देने से इनका हो जाता है, लर्निंग आपकी हो जाएगी लैंग्वेज लर्निंग? मुद्रित समृद्ध परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण है ना, एनवायरमेंट में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। चलिए और आगे बढ़िए। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अगर आप साइंस और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको लैंग्वेज लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये करेक्ट है। या फिर लास्ट देखिए, भाषा अधिगम के अवचेतन रूप से घटित होता है, तो ये क्या है? इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलता है ना। भाषा शिक्षण जो है वो शोध के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो मुद्रित समृद्ध परिवेश जो है वो बच्चों में भाषा का अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग को तेज होता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलता है। आगे देखिए, रोना हो, कूजन हो, बलबलाना हो, ये हम लोगों ने बात की है, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है ना। भाषा के क्या है? विकास के चरण आपको देखने को मिलते हैं ना। तो बताइए किसका उदाहरण है? भाषिक है, पूर्व भाषिक है, अभिव्यक्तिपरक है या संदर्भात्मक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो पूर्व भाषिक है ना, यानी कि रोना कूजन, यानी कि आपने पढ़ा है क्या? लैंग्वेज इंग्लिश में भी पढ़ा है, इंग्लिश पेडागोजी में, क्विंग, बैबलिंग, बलबलाना है ना। तो ये क्या है? ये सब जो है पूर्व भाषिक के चरण आपके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। गर्वित एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो अपने क्लास में क्या करता है? अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत कर रहा है, कैसे? हिंदी में। लेकिन जैसे ही अध्यापक आती है, टीचर ने आई, टीचर उसे बुलाते हैं तो वो तुरंत क्या होता है? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में उत्तर दे देता है, यानी कि पहले हिंदी से वो इंग्लिश में क्या कर गया? स्विच कर गया है ना। तो ये किसका उदाहरण है बताइए? उसने क्या किया? कोड मिश्रण किया, उसने लैंग्वेज को मिक्स कर दिया। बोलियां है? नो। सामाजिक भाषिक है या फिर कोड अंतरण यानी कि कोड को स्विच कर देना? तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? मैंने आपको पढ़ाते हुए ही बताया, क्या? कोड को यानी कि लैंग्वेज को उसने क्या करा? तुरंत स्विच कर दिया, हिंदी से वो अंग्रेजी में आ गया। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया? एक ही वाक्य में दो भाषाएं, जब उसने क्या कर दिया? एक भाषा से दूसरी भाषा को स्विच कर दिया, तभी उसको कहेंगे कोड स्विचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कोड मिश्रण क्या होता है? जब एक ही वाक्य में वो दो भाषा, मतलब वो जो बोल रहा है, अगर वो स्टूडेंट अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता और वो दो भाषाओं का प्रयोग कर रहा होता, या फिर टीचर से बात करते टाइम वो दो भाषाओं का प्रयोग कर रहा होता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कोड मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो वाइगॉत्स्की सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखो, वाइगॉत्स्की का तो आपने सीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। जैसे ही वाइगॉत्स्की आए, आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? SCL, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज की बात करते हैं ये, है ना। तो इस तरीके से इसके लिए कौन सा संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। सामाजिक, देखो ये तो आपके सोशल में ही आ जाएगा। सहारा देना, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या फिर भाषा अर्जन उपकरण, देखो आपको तुरंत आपको कैच कर जाना चाहिए, भाषा अर्जन उपकरण की कौन बात करता है? तो ये वाइगॉत्स्की बात नहीं करते हैं। इनकी बात कौन करता है? तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चॉम्स्की बात करते हैं, है ना। किसकी? भाषा अर्जन उपकरण यानी कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि वो कहते हैं कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है सीखने की लैंग्वेज, है ना। तो ये क्या है? ये चॉम्स्की बोलते हैं, तो ये वाइगॉत्स्की का नहीं सिद्धांत माना जाता है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलता है। आगे देखिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है क्या उल्लेख करता है? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफल, इसके बारे में, यानी कि इसका क्या अर्थ है? तो शिक्षार्थियों के जो व्यवहार है उसमें जब परिवर्तन आपको देखने को मिले, है ना। अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम्स, है ना। इसका क्या अर्थ होता है कि शिक्षण के बाद जो शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसके जो ज्ञान की अगर मैं बात करूं, उसके मैं कौशल की अगर मैं बात करूं, उसके मैं व्यवहार की बात करूं, तो जब आपको इनमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है तो उसे ही कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आपने फोन की संपर्क सूची में
किसी का नंबर ढूंढने के लिए, मतलब आपने देखा कि आपको फोन की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी, आपने उसमें ना किसी का नंबर ढूंढना है, तो ये किसका उदाहरण है। अब आप देखो क्या कहेंगे, बारीकी से पठन कर रहे हैं आप, सर्वेक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, या सरसरी तौर पर पठन कर रहे हैं। ध्यान रखना उदाहरण पूछा गया है, जल्दी जल्दी आपको किसी एक का नंबर ढूंढना है, तो क्या करें, आप बारीकी से पठन कर रहे हैं, यानी कि स्कैनिंग कर रहे हैं। जब हम किसी विशिष्ट जानकारी के खोजने के लिए तेजी से पाठ्य सामग्री को देखते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं, तो क्या हो जाता है, बारीकी से पठन उसका कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी है और हर साल प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, बच्चों को नए शब्द के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। यानी कि बच्चा जो है उसको आप नए अर्थ सिखाने के स्थान पे आप क्या कर रहे हैं कि जो उन्हें पता है, जो उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम है। तो बताइए, आप बच्चों को भ्रमित करेंगे क्या, या शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, कंठस्थीकरण में सबको समुन्नित करेगा, या फिर समय की बर्बादी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आपको देखने को मिलता है, तो इसका सेकंड जो है, यानी कि शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उसके पास शब्द हैं और उससे ही आप देख और भी शब्द उनके अर्थ सिखा रहे हैं, तो वो उनमें और ज्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, संदर्भ में शब्द का अर्थ जो है समझना क्या होता है कि रटने मारने से अच्छा है, यानी कि रट्टा, यानी कि बच्चों को रटा दो, उससे अच्छा क्या होता है कि शब्दों की गहरी और स्थायी समझ है ना, वो उनको बनाता है। आगे देखिए, लेखन का कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृतांत सुनाता है। तो क्या है, बच्चा जो है, यानी कि लेखक का कौन सा ऐसा प्रकार है, लेखन का ऐसा कौन सा प्रकार आपको देखने को मिलता है जहां पर जिसमें बच्चा जो है बहुधा बहुत तो स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। तो बताइए, व्याख्यात्मक, प्रत्यकारी, या फिर वर्णात्मक, या फिर वृत्तांत्मक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वृत्तांत्मक आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इस लेखन में जो लेखक होता है वो कहानी सुनाता है और स्वयं को, यानी कि खुद को उस पात्र के रूप में रख देता है, और फिर वो जो है पूरे के पूरी घटनाक्रम को और पात्र को केंद्रित करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे। बताइए, आप चाहते हैं कि जो आपका जो विद्यार्थी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागिता यानी कि पार्टिसिपेट करें, है ना। तो चर्चा है, प्रदर्शन है, आदर्श पठन है, या फिर सस्वर काव्य को मिलता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, चर्चा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डिस्कशन की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर सभी विद्यार्थी की क्या है, अधिकतम सहभागिता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये कौन सी विधि होती है, तो ये छात्र केंद्रित विधि होती है, जहां पर बच्चा जो है वो हर एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है। ठीक है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष सूक्ष्म और विवरणों को सुनता है। ठीक है, और तथा समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया, मतलब सुनने की बात है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो बताइए किस रूप में जाना जाता है। श्रोता की बात है, यानी कि सुनने वाले की बात है, तो बॉटम अप प्रक्रिया, शोध, अधोगामी, निष्कर्षात्मक, रेखीय प्रक्रिया। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपको, यानी कि बॉटम अप प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो श्रोता होता है, सुनने वाला, इसमें ध्वनि, शब्द और फिर वाक्य जो है उनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये कौन सी होती है, बॉटम अप। लेकिन वही मैं बात करूं टॉप डाउन अप्रोच की, तो इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें शब्दों की पहचान की जाती है और मतलब कि वाक्य, शब्द और ध्वनिया फिर इस तरीके से शामिल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट चलता है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से भी आपको हर साल प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान, पढ़ने के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी। जब लघु कथा कहते समय ध्यान रखना। ठीक है, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं, अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों के वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पठन के दौरान की बात की है कि लघु कथा कहते समय, तो क्या करेक्ट है, तो ये सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यानी कि शिक्षार्थी जो है वो दो दो के जोड़ों में, यानी कि पेयर्स बना देते हैं और उनमें पठन करते हैं और फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर क्या करें, विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। मतलब आप बच्चों को क्या कह रहे हैं, कक्षा में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप उनको, बल्कि कह रहे हैं कुछ आपने सामग्री दे दी पाठ्य की और कहा कि प्रश्न बनाइए। तो आप इस कार्य का क्या उद्देश्य है, क्यों करवा रहे हैं आप, तो आप चाहते हैं कि बच्चा यानी कि आपके विद्यार्थी कुशलता पूर्वक प्रश्न बनाए। प्रश्न बनाने के लिए आप अपने काम में ही उनकी मदद ले रहे हैं, या अपने विद्यार्थियों को यह अनुमान करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य है। लास्ट देखिए, अपने विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या, कि अपने शिक्षार्थियों यानी कि बच्चों को क्या कर रहे हैं कि विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें क्या कर रहे हैं, डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा आंकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है, तो किसका मापन करता है, प्रत्येक शिक्षार्थियों ने अपने सहपाठियों की तुलना में कितना सीखा, विद्यार्थियों की समग्र और योगात्मक उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, या शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो भाषा आंकलन की बात है। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज असेसमेंट, यानी कि शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता, यानी कि आप देखो देखने को मिलती है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है उसका मापन यहाँ पर किया जाता है, ना कि तुलना करते हैं, ना कि उपलब्धि देखते हैं केवल। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है, क्यों करवाई जाती है आपको, तो देखिए, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित करना होना, कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, या फिर शिक्षार्थियों की का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। तो क्यों करवाई जाती है शिक्षण अधिगम सामग्री, आपको पता है TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों यूज किया जाता है, ताकि बच्चों को सिखाने में क्या हो, प्रभावी हो, रोचक हो, है ना। तो सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट प्रश्न है आपका, स्टूडेंट ध्यान रखना, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसे उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी को पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख है, तो बताइए, उद्गामी पठन अवस्था, ध्वन्यात्मक जागरूकता, वाक्यगत जागरूकता, या फिर वृत्तांत्मक जागरूकता। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि आपकी जो विद्यार्थी है वो प्रिय पुस्तक, जो उसको मन चाहा पुस्तक उठाती है, तो फर्स्ट जो है वो उसके करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि चित्रों को संकेत के रूप में उपयोग करते हुए कहानी को पुनः सुनना क्या हो जाता है, उद्गामी पठन अवस्था का लक्षण होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मल रीडिंग के रूप से पहले की अवस्था आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया 191 से 120 प्रश्नों को। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।